Hello everyone, my name is Anup Kumar Verma. I am pursuing MTech from IIT ISM Dhanbad in structural engineering. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था elongation of rectangular bar due to self weight, फिर हमने देखा था elongation of conical bar due to self weight, फिर हमने एक फ्रस्टम का elongation देखा था डिफॉर्मेशंस का क्या होगा जब हमारा पी फोर्स लगेगा और फिर जो फ्रस्टम होगा वो एक एंड पे उसका डायमीटर जैसे यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारा जो अगर D1 और D2 इक्वल हो जाए तो वो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगा। और आज उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टफनेस क्या होता है। तो टफनेस हेडिंग डाल लेते हैं टफनेस। लेक्चर नंबर 4 टफनेस। देखो जरा एक मिनट, मान लो हम टफनेस किसे कहते हैं। तो मान लो एक बॉडी है, हमें पता लगाना कितना टफ है। ठीक है, कितना टफ टफ है। तो हमने इसको इसकी स्ट्रेंथ 20 जूल है। ठीक है, तो हमने इस पे हथौड़ा मारा। मान लो हथौड़ा मारा, एक बार स्ट्राइक किया नहीं टूटा, दो बार स्ट्राइक किया नहीं टूटा, तीन बार स्ट्राइक किया नहीं टूटा और चौथी बार जैसे स्ट्राइक किया ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट स्ट्राइक में क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तभी उसके हथौड़ा मारने से पहली बार में टूटा नहीं। तो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि मान लो ये हमारा इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ का मतलब है एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। मान लो इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी 20 है, 20 जूल। ठीक है, और एक हथौड़े की जब मैं स्ट्राइक करता हूँ तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है 5 जूल। ठीक है, तो जो पहला हथौड़ा मारा हमने, इम्पैक्ट जब इसमें हुआ, तो इसकी तो स्ट्रेंथ है 20 जूल स्टोर करने की कैपेसिटी, और हथौड़ा की जो वो कैपेसिटी है वो 5 जूल है। तो नहीं टूटेगा, और हर स्ट्राइक करने पर, हर बार स्ट्राइक करने पर वो एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और जैसे ही वो 20 जूल के बराबर एनर्जी स्टोर हुई इसमें, ये ब्रेक कर जाएगी। और उसी उसी एनर्जी को, जिस एनर्जी पे ब्रेक करेगा, वो इसकी टफनेस। ठीक है, तो टफनेस को हम समझ सकते हैं ऐसे, एक डेफिनेशन कोई पूछ ले, व्हाट इज टफनेस। तो टफनेस को ऐसे डिफाइन करना, एनर्जी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड टफनेस। तो लिख लेते हैं इस बात को, एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर अप अंडर इम्पैक्ट लोडिंग। अंडर अंडर इम्पैक्ट लोडिंग is called as toughness। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर अंडर इम्पैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड एज टफनेस। तो मान लो टफनेस, मान लो एक कार है। ठीक है, एक कार है, उसकी उस एक कार है, मेटल से बनी होगी। मान लो वो उसकी जो टफनेस है वो 10 जूल है। कार ए है, कार ए है एक कार ए है, मान लो टफनेस है उसकी 10 जूल। एक कार बी है, एक कार बी है, उसकी टफनेस है 20 जूल, 20 जूल। ठीक, कार वन की टफनेस है, एक ए की टफनेस है 10 जूल, बी की टफनेस है 20 जूल। तो जब ये दोनों एक्सीडेंट को मेट करेंगे,
तो किस ड्राइवर को सबसे ज्यादा हार्म होगी? जो कार ए का ड्राइवर है उसको सबसे ज्यादा हार्म होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ए की टफनेस कम है एज कंपेयर टू बी। इसको ऐसे समझो कि जब हमारा एक्सीडेंट होगा तो कार ए की टफनेस तो 10 जूल है, तो जैसे ही 10 जूल जूल की एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तुरंत मेटल ब्रेक करेगा, और सारी एनर्जी अंदर की जो जो है उसमें ट्रांसफर होगी, तो इसकी वजह से कार के ड्राइवर को ज्यादा हार्म होगा। ठीक है, और कार ब्रेक कर जाएगी। और ऐसी, और ये बात वैलिड है बी के लिए, लेकिन बी में पहले एनर्जी 10-20 जूल की है टफनेस, तो इसमें 20 जूल तक की एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो जिससे कि ड्राइवर को लेस हार्म होगा। ठीक है, लेस हार्म, इसीलिए जो बॉडी ज्यादा टफनेस है वो सेफ है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग जनरली। ठीक, तो इसको हम जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या लो डिफ्लेक्शन कर्व है, उससे भी एक समझ सकते हैं कि टफनेस क्या है। तो अगर उस कर्व से हमें टफनेस को डिफाइन करना हो, मान लो हमारा लो डिफ्लेक्शन कर्व है, लो डिफ्लेक्शन कर्व है, मान लो ये हमारा डिफ्लेक्शन है, ये हमारा लोड है। ठीक है, तो इसमें टफनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नोन एज टफनेस। मान लो इसकी एरिया है ये, तो क्या कहेंगे? एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नोन एज टफनेस। ठीक है, टफनेस जो होता है वो मटेरियल की डायमेंशन पे डिपेंड करता है। एक होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ क्या टफनेस क्या होता है, देखो जरा एक मिनट। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? मान लो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस वो होता है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस बोलते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा पॉइंट है सिग्मा वाई, ये हमारा है सिग्मा अल्टीमेट, एरिया हमारा अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो हम लोग टफनेस को अगर हम लोग मान लो टफनेस को हम लोग मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेट करते हैं, तो कैसे समझेंगे? देखो जरा एक मिनट। ठीक है, तो अगर हम लोग टफनेस को डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं लोड डिफ्लेक्शन कर्व के मदद से
इधर लोड लग रहा है, लोड का एक्सेस है, डिफ्लेक्शन का एक्सेस है। तो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नोन एज टफनेस। More is the area under low deflection curve, more is the tougher is the material. तो area under low deflection curve is known as toughness. ठीक है। और एक टर्म होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ टफनेस। वो क्या होता है? वो होता है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा लेकिन टफनेस होता है वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है मटेरियल के। मॉडुलस ऑफ टफनेस मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रेस की एक्सेस बन गई। ठीक, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is known as modulus of rupture। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ टफनेस एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ टफनेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू टफनेस। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस हमारा मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बट टफनेस हमारा मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। मॉडुलस ऑफ टफनेस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व बनाया की बात कर रही है, तो एक और चीज देखो जरा। ठीक है, ठीक है, मान लो एक मटेरियल ये, एक मटेरियल का कर्व ये, और एक मटेरियल का कर्व ये। ठीक है, ये हमारा सिग्मा है, ये थीटा मान लो है, ये स्ट्रेन है। ठीक है, ये हमारा जैसे हाई कार्बन स्टील है, ये मीडियम कार्बन स्टील है। ठीक है, और ये माइल्ड स्टील है। अब देखो हमारा जो अब इसमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा ब्रिटल है, कौन ज्यादा डक्टाइल है, और कौन ज्यादा टफ। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं। हाई कार्बन स्टील, कलर चेंज। तो वाई एक्सेस हाई कार्बन स्टील का सबसे ज्यादा है, वाई एक्सेस इन मोर। तो मैंने क्या बताया था, इफ वाई एक्सेस इन मोर मींस मटेरियल इज मोर डक्टाइल, मोर ब्रिटल। डक्टाइल नहीं, सो मत जाना वीडियो देखते देखते। मोर इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्सेस, मोर इज द ब्रिटल विल बी द मटेरियल। ठीक है, अब मीडियम कार्बन स्टील की बात कर लेते हैं। मीडियम कार्बन स्टील, ठीक, तो मीडियम कार्बन स्टील देखो जरा एक मिनट। ठीक है, इसमें मोर इज द एरिया अंडर, मोर इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
सो मोस्ट टफ, इन तीनों में मोस्ट टफ, ठीक है। अब लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील की बात करते हैं। माइल्ड स्टील, तो मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस, मोर इज द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ क्लियर हो गई। तो जब एनर्जी स्टोर होती है टफनेस के अंदर, तो वो इलास्टिक एनर्जी होती है और प्लास्टिक एनर्जी होती है। पर हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक होता है? हुक्स लॉ वैलिड हमारा होता है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। तो जब हम लोड को रिमूव करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? रिजाइलेंस कहते हैं। द एनर्जी stored up to elastic limit is known as resilience। तो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे नोट के फॉर्म में पूरा ही लिखा देता हूँ, ये आप लोग कंफ्यूज होंगे। पहले हेडिंग डाल देते हैं, रिजाइलेंस, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें हमें क्या लिखना है? सिंस एनर्जी stored in toughness is elastic energy प्लस प्लास्टिक एनर्जी, ठीक है। बट हुक्स लॉ, हुक्स लॉ is valid up to elastic limit. Hooke's law is valid up to elastic limit. So energy released on removing the load up to elastic limit is known as resilience, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाया हमने, ठीक है। तो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नोन एज resilience। तो देखो, ये हमारा लोड है, लोड एक्सेस है, डिफ्लेक्शन एक्सेस है। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, तो यहाँ मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो जो ये एरिया है हमारी, वो हमारी है प्रूफ रिजाइलेंस। प्रूफ रिजाइलेंस क्या? मान लो मैक्सिमम एनर्जी हमारी है, स्टोर हो सकती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रूफ रिजाइलेंस। मैक्सिमम एनर्जी लेट मान लो यहाँ पे 2 जूल है, 2 जूल, ठीक है। रिजाइलेंस क्या होगा हमारा? अगर एनर्जी हमारा 1.8 जूल है, 1.9 जूल स्टोर हो रही है, मतलब मैक्सिमम से कम एनर्जी हमारी स्टोर होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे रिजाइलेंस। ठीक,
ठीक, लोड है, डिफ्लेक्शन है। तो पहले हमारा जैसे बी पॉइंट तक एनर्जी स्टोर हो रही थी, उससे कम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मान लो हमने मान लिया 2 जूल है, उससे कम एनर्जी, तो उसको क्या हम बोलेंगे, मान लो कुछ इतनी एनर्जी है, रिजाइलेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस क्या होता है। तो एनर्जी जैसे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो एरिया होगा उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस बोलेंगे। सेम एज टफनेस की बात जैसे टफनेस में हुआ था उसी तरह। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस MOR लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा रिजाइलेंस। ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मान लो इलास्टिक लिमिट तक है, बी पॉइंट तक है, मैक्सिमम तक है, तो ये हमारा प्रूफ रिजाइलेंस। ठीक, अब देखो, देखो जो हमारा प्रूफ रिजाइलेंस है वो डिपेंड करता है डायमेंशन पे। जैसे हमारा टफनेस डिपेंड करता था डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे, उसी तरह हमारा प्रूफ रिजाइलेंस भी डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ वो डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे। अब मान लो एक चीज और मैं समझा दूं कि हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो जैसे मान लो एक हमारी प्लेट है, प्लेट, ठीक, उसके बाद इस पे मान लो कोई लोड पी लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, इस एक्सेस में हमारा टेंशन लग रही पी फोर्स दोनों तरफ। पी फोर्स इधर लग रहा है, पी फोर्स इधर लग रहा है, इस पी पी। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, इस सेक्शन में मैंने बताया था इंटरनल इधर आ जाएगी। इस सेक्शन पे देखते, इस सेक्शन पे देखते तो पी इधर की तरफ आ जाती। ठीक, तो सिग्मा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, राइटिंग थोड़ी खराब होगी, यही मतलब खराब क्यों होगी। सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और पी बाई ए। ठीक है, और हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वो सिग्मा अपॉन स्ट्रेन होता है। इसकी लेंथ मान लो पहले एल थी, इसकी लेंथ जो है इस प्लेट की पहले एल थी, अब एल प्लस डेल्टा एल होगी मान लो। लोड लगने के बाद जो डिफॉर्मेशन हुआ वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिजाइलेंस क्या होता है, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन ग्राफ। तो हमारा उसमें ट्राइंगुलर बना था ऐसे, मान लो यहाँ पी लोड था, पी लोड पे डेल्टा रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमारा रिजाइलेंस क्या होगा, रिजाइलेंस इक्वल टू मान लो हमने क्या समझाया था, एरिया अंडर
लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक, नई स्लाइड पे आ जाते हैं। तो वहां पे एरिया कितना होगा, ट्रायंगल बन रहा था, तो हाफ पी इंटू डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, हो जाएगा। डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा का मतलब स्मॉल डिफॉर्मेशन, उसको डेल्टा एल मान लो। तो डेल्टा एल और डेल्टा अपॉन एल इक्वल टू स्ट्रेन होता है, तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हमारा हो जाएगा स्ट्रेन इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा रिजाइलेंस है, ठीक। और स्ट्रेन क्या होता है हमारा, स्ट्रेन होता है सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए एल बाई ई, और सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन 2 ई। इसी को हम लोग प्रूफ रिजाइलेंस, इसी को हम लोग, ये रिजाइलेंस है। प्रूफ रिजाइलेंस क्या क्या मतलब है, इलास्टिक लिमिट तक। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा प्रूफ रिजाइलेंस हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी का ही तो टर्म है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन ए एल अपॉन 2 ई, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे सिग्मा वाई इसलिए हो गया है, सिग्मा बी जो बी पॉइंट पे स्ट्रेस नियरली इक्वल टू जो